हेलो फ्रेंड्स। पिछले वर्ष 7/8/2024 तृतीय पाली में यहाँ से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 20 में से 10 प्रश्न आप कर लेते हो तो 110% आपका रिजल्ट होने की संभावना है। लेकिन आपको इससे ज़्यादा 15-17 करना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। एग्ज़ाम में प्रश्न 3 टाइप का पूछा जाता है। एक पूछा जाता है ज्ञान लेवल का, तो ज्ञान स्तर का जो प्रश्न होता है वो सबसे बनता है, ऐसा मत सोचिए कि जो प्रश्न हमसे बन रहा है वो किसी से नहीं बनता है। दूसरा बनता है समझ स्तर का। समझ स्तर का प्रश्न आपका यही सब है। अगर इस टाइप का प्रश्न आप करते हो तो ये आपका रिजल्ट बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता देगा। और तीसरा जो आपका होता है विश्लेषण स्तर का। ये इस पर जो बच्चा फोकस कर लिया, एक बच्चा होता है कि टीचर ने क्या बताया और उनसे कई ज़्यादा गुना वो खुद सीख लेता है, चाहे तो वो गूगल के माध्यम से, चाहे तो वो अन्य क्लास करके। अगर आप ऐसा ये दोनों पर अगर आप फोकस करते हो, समझ स्तर और विश्लेषण स्तर पर, तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं टाल सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुबहू आपको वही प्रश्न मिलेगा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वो प्रश्न बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, जो आप जानते हो। मैं वही बताऊँगा जो अभी तक आपका एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने में लगा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने में है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि संवेग पूछ रहा है, तो संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, तो मास गुना वेलोसिटी होता है, यानी m/v होता है। तो मास यानी द्रव्यमान हमारा कितना है, तो 4 गुना है, तो द्रव्यमान मेरा 4 गुना लिख दिए। और वेग हमारा कितना है, आधा है। v यानी कितना है, आधा है, तो ये इसका कितना है, आधा है। इसको काट देंगे, काटा पीटी कर दिए तो कितना आ गया, 2 गुना हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो भैया ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था साकाले ने किया था। अब मैं ट्रांजिस्टर से जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ट्रांजिस्टर में होता है बेस। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर में बेस होता है। बेस क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बेस क्या करता है, तो आपको बताना है बेस जो है यह धारा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं। कहाँ करते हैं, एम्पलीफायर में करते हैं, और ऑसिलेटर में करते हैं, और स्विच में करते हैं। इन सब में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। और ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ये सारा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। एक को कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर, और दूसरा को हम लोग कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी पर टिका हुआ है, इसका मात्र कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं गुरुत्वाकर्षण से आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पूछेगा कि जी का मान ध्रुव पर कितना होता है। तो जी का मान गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्रुव पर, कहाँ पर, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर कितना होता है, तो बच्चों जी का मान जो ध्रुव पर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों, 0 नहीं होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा, माफ़ करिएगा, अधिकतम होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर पूछेगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स GF, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना है। तो याद रखना कि 1/6 है। कितना है, 1/6 है। यदि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति का वजन अगर 60 kg है तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो इसका 1/6 कर दीजिएगा, 6 दाही 60 यानी 10 kg हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है,
ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। कहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का संचरण जो होता है निर्वात में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको ध्वनि से और भी प्रश्न बताता हूँ। दोस्तों, ध्वनि जो है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो होता है वह ठोस में सबसे अधिक होता है। क्या होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। फिर आपको याद रखना है कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है हम लोग डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव कान कितना ध्वनि तक को सुन सकता है? तो मानव कान जो ध्वनि को सुन सकता है वो मानव कान के सुनने लायक ध्वनि कितना है, जितना वो सुन पाएगा। तो सुनने लायक ध्वनि कितना है? तो 20 हर्ज से कितना हो जाएगा? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को मानव कान सुन सकता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग किस पर नियंत्रण करता है? ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग जो है वह निर्भर 3 चीज़ पर करता है। आपको याद रखना है। पहला माध्यम पर करता है, माध्यम पर भी करता है, और तापमान पर भी यानी टेम्परेचर पर भी करता है। फिर आपको याद रखना है यह आर्द्रता पर भी करता है। तो इन सब पर ध्वनि निर्भर करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है। फिर यहाँ चतुर्थ पाली में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन है यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 20 नंबर का प्रश्न है। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो काफ़ी इजी होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब समझा रहा हूँ। यदि व्यक्ति हवा में है तो निश्चित रूप से हवा के कारण हवा का कुछ उत्प्लावन बल लगाएगा और हमारा वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब हम हवा में रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा क्या होता है? वजन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हवा में क्या है? उत्प्लावन बल है। जब हमारा वजन जब कम होगा, हमारा वजन कम होगा तो क्योंकि हवा कुछ उत्प्लावन बल लगाएगा और हमारा वजन कम हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो वजन जो है वह क्या हो जाएगा? अधिक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी 50 किलोग्राम से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जस्ट विपरीत इसी के जैसा एक प्रश्न और भी पूछता है, आपको याद रखना है, और बिहार पुलिस में पूछा भी गया है इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्ति सबसे अधिक भारी कहाँ होता है? चॉइस ए हवा में, निर्वात में, पानी में। तो व्यक्ति सबसे अधिक जो भारी होगा, व्यक्ति सबसे अधिक भारी कहाँ होगा? तो सबसे अधिक भारी निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। हाँ, क्वेश्चन है एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अधिक होता है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। चुंबक के ध्रुव पर, याद रखना, चुंबक के ध्रुव पर सबसे, और कहाँ होती है अधिक? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक के ध्रुव पर अधिक होता है। चुंबक के ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछेगा, क्या बताता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम में तर्जनी जो है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अच्छा, अंगूठा पूछेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? तो अंगूठा याद रखना कि यह जो अंगूठा है, यह अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। किसका दर्शाता है? बल की दिशा को दर्शाता है। फिर मध्यमा पूछेगा किसको दर्शाता है? तो मध्यमा जो होता है, मध्यमा उंगली हमारा, यह मध्यमा, यह धारा की दिशा को दर्शाता है। धारा की दिशा को दर्शाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अच्छा, वायु पूछेगा क्या है, तो बताना वायु एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण भी है और यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ भी है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला काफ़ी आसान होता है। आप लोग इसको देख करके घबरा जाते हो, फोटो यहाँ पर देखते हो तो पता नहीं क्या हो जाता है कि घबरा जाते हो। तो चलिए हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पिच का क्या हो जाएगा, तो हम लोग पहले सबसे इजी को हम लोग खोजते हैं। प्रतिध्वनि, तो ध्वनि पिच का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। पिच का हर्ट्ज हो जाएगा। अच्छा, चिकित्सा में ध्वनि का प्रयोग हम लोग किसको करते हैं, हाँ चिकित्सा में नहीं डॉक्टर करता है आला में। ध्वनि आला जो हम लगाते हैं पेट में लगाते हैं और कान में यहाँ सुनते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, आला कहते हैं। तो आला का प्रयोग चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका ये हो जाएगा। और प्रबलता का मात्रक डेसिबल हो जाता है। तो यहीं पर हमको चेक कर लेना था, क्योंकि हमको पता है कि ध्वनि के प्रबलता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। और 2 का डी हमको कहाँ पर दिया गया है, चलिए ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं 2 का डी कहाँ दिया गया है। तो 2 का डी हमको यहाँ दिया हुआ है डेसिबल। तो क्या हो जाएगा, 1 का सी, 2 का डी यहीं पर दिया हुआ है 2 का डी। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो अधिक ऊंचाई पर जो होता है द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ता है। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहाड़ पर जाने से अर्थात अधिक ऊंचाई बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर हम कहें कि ज़मीन पर पानी अगर 110 डिग्री में उबलता है, कितना डिग्री में, 110 डिग्री में उबलता है, तो पहाड़ पर कितना डिग्री में उबलेगा, तो पहाड़ पर यहाँ पर घट जाएगा, मान लेते हैं कि 100 डिग्री में उबल जाएगा। तो यानी क्या हुआ कि हम ऊंचाई पर गए तो हमारा क्या हो गया कि क्वथनांक बढ़ गया। तो टाइम हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि टाइम हमारा यहाँ देख रहे हैं कि यानी टेम्परेचर हमारा यहाँ भी क्या हो गया, घट गया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पहाड़ों पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है कि कम समय लगता है। तो आपको क्या बताना है कि अधिक समय लगता है। पहाड़ों पर जब हम भोजन पकाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा क्या होता है, कम जाता है, तो कम समय लगता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट किस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन का थर्ड नियम भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और गति का प्रथम नियम, इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम या इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के टोटल कितने नियम है, तो ऊष्मागतिकी के टोटल 3 नियम है। ऊष्मागतिकी के 3 नियम है। पहला नियम को हम लोग कहते हैं शून्यवां नियम। क्या कहते हैं, शून्यवां नियम। दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं प्रथम नियम। जो क्योंकि शून्य मान लिए हैं तो दूसरा ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं प्रथम नियम, और तीसरे नियम को हम लोग कहते हैं दूसरा नियम। तीसरे नियम को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जाता है ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ देखिए जो प्रथम है ये क्या है, दूसरा है। तो यही दूसरा नियम जो होता है यानी प्रथम नियम, यह किस पर काम करता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होती है। तो एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या होती है, तो एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होती है, कितना होता है, तो एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल जो होती है कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गामा छूट गया है। क्या छूट गया, गामा छूट गया। चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ, ठीक है। तो आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग का बात कर रहा है। तो अनुदैर्ध्य तरंग हमारा कौन है, तो ध्वनि है। कौन है, ध्वनि है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और गैसों में ध्वनि की चाल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैसों में ध्वनि की चाल जो होता है, गैसों में ध्वनि की चाल
गैसों में ध्वनि की चाल कितना होता है? V बराबर होता है P/ρ। क्या होता है? P/ρ होता है। इस प्रकार जो चिन्ह होता है किसका चिन्ह है? तो रो का चिन्ह होता है। और यह बात कौन कहा था? न्यूटन ने कहा था। कौन कहा था? न्यूटन ने कहा था। लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो इसका एक्यूरेट वैल्यू को कौन दिया था? तो एक्यूरेट वैल्यू दिया था लाप्लास ने। कौन दिया था? लाप्लास ने दिया था। और इसी को वो ठीक कर दिया और कहा कि V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा P लेमडा, P गामा बट्टे रो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में गलती दिया हुआ था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P गामा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? अल्फा कण का होता है, क्योंकि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। कितना होता है? 4 गुना होता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको याद रखना कि हाइड्रोजन के नाभिक में पूछेगा एकमात्र तत्व बताओ पीरियोडिक टेबल का जिसका नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इसका कारण है क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। चूँकि हमको पता है कि हम लोग न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में परमाणु संख्या को हम लोग घटा देते हैं। तो 1 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें क्या है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। अच्छा, हाइड्रोजन पर जो होता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? धनावेश चार्ज होता है। इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग H+ प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? H+ प्रोटॉन पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। और हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व भी पूछेगा किसको कहा जाता है? तो यह भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिए। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार का होता है। चुंबकीय पदार्थ कितना प्रकार का होता है? चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्रतिचुंबकीय, 1 नंबर में प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं, मैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है। और इसका प्रवृत्ति जो होता है, यहाँ देखिए डाय में मतलब याद रखना मरा हुआ। क्या? डाय मतलब मरना न होता है। इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात आपको याद रखना है। और इसका उदाहरण अगर पूछे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बताओ, तो इसका उदाहरण बता दो। इसका उदाहरण बता दो। इसका उदाहरण क्या होता है? सोना, चांदी, तांबा। सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। और ये पदार्थ जो होता है चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। तो ये सब चुंबक को क्या करता है? आकर्षित नहीं करता है। और दूसरा आपको याद रखना है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में याद रखना कि इसका प्रवृत्ति जो होता है धनात्मक और बहुत कम होता है। इसका प्रवृत्ति कैसा होता है? इसका प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत कम होता है। धनात्मक और बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये बात आपको याद रखना है। और इसमें इसका ट्रिक पूछेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ का ट्रिक आपको याद रखना है कि सोल, SOAL। क्या याद रखना है? SOAL। S से याद रखना है सोडियम, O से याद रखना है ऑक्सीजन, और AL से आपको याद रखना है एल्युमिनियम। तो सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ये सब किसका उदाहरण है? ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लास्ट होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। तीसरा नंबर में हम लोग क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। इसका जो होता है धनात्मक और बहुत अधिक होता है। इसका प्रवृत्ति क्या होता है? धनात्मक और बहुत अधिक होता है। ये बात आपको याद रखना है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोह चुंबकीय पदार्थ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन हो जाएगा? लोहा हो जाएगा,
निकेल हो जाएगा, निकेल हो जाएगा और कोबाल्ट हो जाएगा। ये क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।